नमस्कार, मैं हूं मनन भारद्वाज। लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत है। अभी हमने पहले इस वीडियो में टोपी शुक्ला के वीडियो में देखा कि किस तरह से जो टोपी शुक्ला था, जो टोपी था, वो इफ़न से कहता है कि क्या हम अपनी दादी को नहीं बदल सकते। क्यों कहा उसने, ये आपको इस पूरी पहले पार्ट को सुनने से पता चल जाएगा। और क्यों टोपी का नाम टोपी शुक्ला है और इफ़न का नाम असली क्या है, और इस कहानी का जो शुरुआत है, आधार क्या है, वह आपको प्रथम भाग सुनने से पता चलेगा। आशा करता हूं कि आपने प्रथम भाग देखा होगा, समझा होगा, तभी आप इस सेकंड वीडियो पर हैं। ठीक है, मैं समय खराब न करते हुए आगे बढ़ता हूं और बहुत ही इंटरेस्ट के बाद बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से कहानी एक अपने स्तर पर चल रही है। तो देखते हैं कि आगे क्या है। तो पहली लाइन वहीं से है कि ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, ये टोपी ने कहा था। ठीक है, तो टोपी ने कहा तोहरी दादी हमरे घर आ जाएं और हमरी तोहरे घर चली जाएं। हमरी दादी तो बोलियो तू ही लोगन को बोल ली थी। देखिए इस लाइन का अर्थ क्या है। हमरी दादी तो बोली, जो हमारी जो दादी की जो बोली है वो तुम ही लोगन की तरह है, ये वो कहना चाहता है। कौन कहना चाहता है? टोपी कहना चाहता है इफ़न से। नेक्स्ट, ये नहीं हो सकता। ये कहा किसने? कहा इफ़न ने, क्योंकि इफ़न की भाषा यही है। ये नहीं हो सकता। इफ़न ने कहा अबू ये बात नहीं मानेंगे। अबू का अर्थ है पिता। ठीक है, और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? इफ़न स्वार्थी है भाई, कितना भी अच्छा बच्चा दोस्त हो, लेकिन अपना एक स्वार्थ बच्चों का होता है। बच्चों की अपनी एक दुनिया होती है। ठीक है, तो कहा कि मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है, मतलब वो 12 बुर्ज इत्यादि की जो कहानी है, जैसे हमने पहले देखा। तो फिर कहा कि टोपी बोलता है कि तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकते हो? क्या तुम मुझे एक दादी भी नहीं दे सकते? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। मतलब टोपी को बड़ा बुरा लगा कि ये देखो, मेरा इतना अच्छा मित्र है, इतना अच्छा दोस्त है, और एक दादी नहीं दे सकता। ये आप देखते ना, बच्चों की एक भोलापन है, ये मासूमियत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। इफ़न ने कहा कि अरे भाई, जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। यह बात टोपी को समझ में आ गई कि बात तो सही है। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी? पूछा। किसने? इफ़न ने। कि तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी? कि हाँ, तो फिक्र ना करो। इफ़न ने कहा कि फिक्र ना करो। कि क्यों फिक्र ना करो? किस लिए मत करो? कि मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी है, ये टोपी कहता है। मदे आप देखिए कि कहां तो ये दादियां बदल रहे थे। अब इफ़न ने उसको एक सांत्वना दिया, यार देखो हमारी दादी तुम्हारे घर नहीं जा सकती और तुम अपनी दादी से परेशान हो, तो चिंता मत करो, वो मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि वह बूढ़ी है। ऐसा कौन कहता है? उसकी दादी कहती है। चलो, हमारी दादी ना मरी है ऐसा टोपी का कहना है। मरेंगी कैसे नहीं, ये कौन कह रहा है? इफ़न कह रहा है। क्या मेरी दादी झूठी है? क्योंकि उसको दादी ने बताया कि जो वृद्ध हो जाते हैं उनके बाद, उस वृद्ध होने के बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक ठीक उसी वक्त, ये जब वार्तालाप चल रहा है इफ़न और टोपी का, ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। आप सोचिए, इफ़न कह रहा था टोपी से कि कहीं चिंता मत करो, तुम्हारी दादी मर जाएंगी। नौकर आता है उसी वक्त और कहता है कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया, अकेला रह गया। टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। जिम्नेजियम माने जो जिम इत्यादि व्यायामशाला विद्यालय में होती है। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। कौन? टोपी। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वह सन्नाटा था। वहां सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे। लोग मिलने जुलने वाले थे, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। टोपी का मतलब एक अनन्य संबंध था इफ़न की दादी से। और यह संबंध कहां से शुरू हुआ? भाषा से। लोग कहते हैं ना कि मातृभाषा या भाषा की महत्वपूर्णता क्या है, इस पार्ट से समझ में आने वाली है आपको। जो हमारी भाषा होती है हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं। हम कितना भी अच्छा किसी भी दूसरी भाषा को सीख लें, लेकिन आपका जो मदर टंग है, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे इंग्लिश है, भोजपुरी है, हिंदी है, हिंदी की कोई भी बोली है, ब्रज है, अवधी है, जब आपकी भाषा में आपसे भी बात की जाती है तो आप एक कनेक्ट करते हो। तो टोपी के साथ भी यही स्थिति थी। भाषा की वजह से वो कनेक्ट था इफ़न की दादी से। ये एक बहुत बड़ा कारण है। आगे बढ़ते हैं।
शाम को वह इरफान के घर गया तो देखा सन्नाटा था और फिर सब थे घर में, भीड़ भाड़ थी, लेकिन दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। बच्चा है, उसे क्या मतलब नाम से। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए थे। टोपी के घर वालों ने उसकी पिटाई की थी ना, केवल अम्मी शब्द के बोल देने से। उन्हें डर लगा कि एक हिंदू और वो भी ब्राह्मण बच्चे के अंदर मुस्लिम संस्कृति पैदा हो रही है। यहां संस्कृति पैदा होने वाली बात नहीं है, ये उल्टा भी हो सकता है। सोच तो संकीर्ण या जो क्या बोलेंगे उसको, एकदम कट्टर सोच वो हिंदू की भी हो सकती है, मुस्लिम्स की भी हो सकती है, इसमें ऐसा तो कोई बात नहीं है। फिर लिखते हैं कि इरफान जिस तरह से संबंध था तो वो दादा अगर जीवित होते तो भी नहीं समझ पाते, जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए इस रिलेशन को कि क्या मतलब दादी के पास क्यों जाता है क्या इत्यादि, छोड़िए उस बात को। तो दोनों अलग अलग अधूरे थे। दादी भी एक तरफ अधूरी थी, क्यों, दादी की मानसिकता वहां पे किसी से नहीं मिल पाती थी। किसकी? इरफान की दादी की। कलेक्टर की माँ थी, देखिए कलेक्टर की माँ थी, लेकिन फिर भी वह मानसिक सुख उनको नहीं था जो मानसिक सुख उनको टोपी से बात करने के बाद मिलता था। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। प्यासे का अर्थ है माने प्रेम के प्यासे थे, भावनाओं के प्यासे थे, संवेदनाओं के प्यासे थे। संवेदनाएं टोपी के पास भरपूर थी। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। उनसे बात करने, उनको कनेक्ट करने वाला कोई नहीं था। यही पाठ की पूरी मूल आधार है। एक मतलब एक ओल्ड जनरेशन और एक यंग जनरेशन का जो रिलेशन है उसको समझना है। हमारे घर में भी जो दादी दादा इत्यादि होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कनेक्ट छोटे बच्चे से होना चाहते हैं, जो उनके नाती होते हैं, पोते होते हैं, ग्रैंडसन होते हैं, ग्रैंड डॉटर होती है, उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बच्चों को ज्यादा वक्त होता है, उनके छोटे छोटे बच्चों को बड़े बूढ़ों के साथ बैठने का। वो हमारे माता पिता की जनरेशन में नहीं होता, जो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं उनकी जनरेशन में किसी के पास, और हम भी जब बड़े हो जाते हैं तो उनके पास नहीं बैठना चाहते। तो ये स्टोरी से आप ये भी सीख सकते हैं कि एक तो जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता क्या चाहती है, और चाइल्ड एज के जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता क्या चाहती है, और इसीलिए दोनों होते हैं ना कि बूढ़ा बच्चा एक समाना। आगे जब आप देखते हैं तो लिखते हैं कि एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। टोपी की उम्र मात्र 8 साल की है, 72 बरस, और आप समझ लीजिए यही बात मैं आपको कह रहा था। खैर, तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक बया होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया। पुरसा मीन्स होता है सांत्वना, कि अगर तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो इरफान अच्छा होता। टोपी कह भी क्या सकता है। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। क्या जवाब देता? एक लेवल आता है ना, बच्चों की मासूमियत भी खत्म हो जाती है, क्या जवाब दे। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। उदासी छा गई। आखिर टोपी और इरफान अब बात करे भी तो किस बात पे। टोपी का मन इरफान के घर लगता ही इसी बात पे था। उदासी हो गई। इसमें से एक इरफान है, ये टोपी है, कोई भी मान लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती है रहती है। एक्चुअल में हुआ क्या है, अब कहानी अब दूसरे पॉइंट पे आ गई है। इरफान के फादर का ट्रांसफर हो गया है, इरफान चला गया, कोई प्री इंफॉर्मेशन होती नहीं, ट्रांसफर हुआ, चले गए। अब बताता है, और ये जो टोपी उनके घर मिलने जाता था वो उनका आवास था, सरकारी आवास था। तो आप टोपी की आगे की कहानी देखिए। टोपी ने मतलब टोपी के बड़े अलग अलग फैक्टर्स पे आपको ये कहानी लेके जा रही है। ये कहानी सिर्फ सनशाइन की एक ऐसी कहानी नहीं है जैसे 2 प्रश्न आएंगे आप कर देंगे। ये आप सुनिए और उसमें मानसिकता को देखिए कि कहां से क्या क्या मनोविज्ञान इसमें डाला गया है। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। बदली का अर्थ है ट्रांसफर।
10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं है, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में जो उसका सेल्फ हिस्ट्री है उसमें इस तारीख का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए, ट्रांसफर हुआ, मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था। जब इरफान की दादी मरी, उधर टोपी को वैसे भी इतना बुरा लगा और उसके बाद इरफान भी चला गया। तबादला का अर्थ ही ट्रांसफर है, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह, जब उसकी जगह इरफान के फादर की जगह जो कलेक्टर आए उनका नाम था ठाकुर हरिनाम सिंह, के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त नहीं बन सका। जरूरी तो नहीं है ना कि हर व्यक्ति इरफान जैसा ही हो, और जो इरफान और टोपी का प्रेम था वह दूसरे बच्चों के साथ कैसे हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप एक और पक्ष देखने जा रहे हैं। टोपी और अकेला हो गया तो कलेक्टर जो दूसरे थे उनके बच्चे उनसे दोस्त नहीं बन पाया। डब्बू बहुत छोटा था, ये अब ठाकुर हरिनाम सिंह जो दूसरा कलेक्टर हैं उनके बच्चों की बात चल रही है कि डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को उसका एहसास था। क्या एहसास था? कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। देखिए, ये आप समझिए इस बात को कि आप हैं तो हैं, उसके लिए एहसास की क्या आवश्यकता है। लेखक यही व्यंग कर देता है, कमेंट कर दिया उसने, लेखक ने। इरफान को एहसास नहीं था कि वो एक कलेक्टर का बेटा है, और इसीलिए इरफान के अंदर कोई अहम भाव नहीं था, ईगो नहीं था, सुपर ईगो नहीं था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, और इसीलिए टोपी कभी उनका दोस्त नहीं बन पाया। उनको एहसास था कि कभी कलेक्टर के बेटे हैं, किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। मुंह नहीं लगा का अर्थ है यहां पे कि इससे ज्यादा बातचीत नहीं की। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे। जो बंगलो होता है टीएम आवास, कलेक्टर आवास का, तो उसके जो माली चपरासी थे वो टोपी को जानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्लू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबरा कर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउ इज दैट? जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं ना भैया, सारी बातें। हेड माली अंपायर था, जो माली था वह अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए, ऐसा माली ने सीखा हुआ है। हु आर यू? डब्लू ने सवाल किया। टोपी ने जवाब दिया, भलभद्र नारायण। हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। देखिए, पूरी अंग्रेजी में बात हो रही है, पता चल रहा है कलेक्टर के बच्चे हैं। भृगु नारायण ए? भीलू ने अंपायर को आवाज दी, ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? क्या कोई हमारा ऐसा चपरासी है जिसका नाम भृगु नारायण है? ये वो है रिच किड्स एंड स्टार किड्स, सुना है ना ये वर्ड्स आपने? नाही साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर। दागदर वही अनपढ़ व्यक्ति हैं, तो दागदर नहीं है, डॉक्टर। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ ही गई थी कि वो यस सर तो बोल ही दे। बट ही लुक सो क्लमजी। अब आप क्लमजी का अर्थ जानते ही हैं। बीलो बोला कि बट ही लुक सो क्लमजी। क्लमजी मुझे जहां तक लगता है कुछ ऐसे होता है ना, गंदा, आलसी और थोड़ा सा मतलब डर्टी टाइप। ए, टोपी अकड़ गया। तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लप्पड़ में नाचे लगी हो। एकदम टोपी थोड़ी ना इतना अंग्रेजी में बोलेगा इतना बच्चों को सुधारने के लिए, उसने वो सीधा बोला अपनी भाषा में, तनी जबनिया संभाल के बोलो, जरा जबान को संभालो। एक लप्पड़ में नीचे लगी हो, नाचे लगी हो। एक लप्पड़ में थप्पड़ के मारे नाचने लगोगे। फिर एकदम ओह यू, बीलू ने हाथ चला दिया, टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डप्पू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। अल्सेशियन कुत्ते की एक प्रजाति है, शुष्कार माने भौंकने के लिए, एक ना छू छू ऐसे करके। पेट में 7 सुइयां भुकी, टोपी के होश ठिकाने आ गए। टोपी को कुत्ते ने काट लिया था और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे।
टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसीलिए वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार कहां पनपता है? प्यार समानता में पनपने लगता है, प्यार संवेदनाओं में पनपने लगता है, प्यार दुख में पनपने लगता है। सुख में बहुत कम ही ऐसा होगा जहां प्यार पनपेगा। प्यार सिर्फ पति पत्नी का, मित्रों का ही प्यार नहीं होता है। प्यार के अपने बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम जो आज की जनरेशन है वो प्रेम को, प्यार को किस दशा में, किस दिशा में ले जा रही है। यस, किस दशा में और किस दिशा में ले जा रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सीता बोलती है कि टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। अब यहां पे आप दाज का अर्थ समझ लीजिए। दाज माने होता है बराबरी, टेक माने होता है जिद। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा। मतलब बराबरी करता है किसी बात पे कि हमको भी चाहिए, ये भी करना है, जैसे भैरव करेगा मुन्नी बाबू करेंगे, हम भी करेंगे। बच्चों में होता है ना। लेकिन उसको इतना पिटना नहीं चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूं। बिल्कुल नहीं पिटना चाहिए, प्यार से समझाई जा सकती है सभी बातें। यही मानसिकता हमको सीखनी है। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा लाया। बात क्या थी? ये थी, समझिए, कि भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, कोट बिल्कुल नया था। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उनके लिए, था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चों को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। मतलब बात आप ये देखिए कि टोपी एक स्वाभिमानी बच्चा था। उसके दिमाग में ये था कि मेरे लिए तो कुछ नया नहीं बन रहा है, मैं उतरन क्यों पहनूं? नया है तो आखिर उसका उतरा ही हुआ। हालांकि बच्चों में ये एक हमें सिखाना चाहिए प्यार से, लेकिन इस चीज के लिए पिटाई ठीक। अंततः ये निर्णय लिया गया कि टोपी सिर्फ जाड़ा खाएगा, माने ठंड में रहेगा। टोपी बोलता है कि हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, हम भात खाएंगे। तो ना बच्चे शरारत में बोलते हैं, हम जाड़ा ओड़ा नहीं खाएंगे, भात खाएंगे। तुम जूते खाओगे। सुभद्रा देवी बोलती है, जो इसकी टोपी की दादी है, बोले तुम जूते खाओगे। आपका इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जात है? तुमको इतना भी नहीं मालूम, आपको इतना भी नहीं मालूम कि जूता खाया नहीं जाता है, पहना जाता है। ठीक है ना? मासूमियत समझ रहे हैं ना? और ऐसी मासूमियत बड़े लोगों को बुरी लगती है, क्योंकि वो उनको जवाब महसूस होता है कि हमको जवाब दे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने बहुत ही गंभीरता के साथ अपने शब्दों को रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं, आप हैं, मैं हूं, जो हमारी जनरेशन से जो छोटे बच्चे हैं, वो बहुत, उनकी कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। दादी से बदतमीजी करते हो? मुन्नी बाबू ने बिगड़कर कहा। काका, हम इनकी पूजा करें? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। आसमान सिर पर उठा लिया मुहावरा यूज हुआ है, देख लीजिए, पूछा जाएगा पेपर में, क्या अर्थ है इसका। ठीक है। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तू 10वां में पहुंच गए बाढ़। सीता ने कहा, तुम्हें दादी से टर्राव के तना ना चाहिए। कहा कि तू 10वीं में पहुंच गया है। सीता ने कहा कि तू दादी से टकराता क्यों है? नहीं चाहिए तुमको टकराना। क्यों? वो तोहार दादी बाड़न। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी दादी हैं। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी इस बच्चे के लिए। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंचा। 49 का अर्थ होता है बच्चों 49 और 52 का अर्थ है 52। अब आप समझ लीजिए कितना साल उसको 10वें में पहुंचने में लगा। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए थे, भैरव छठे में। सारे घर में उसे जवान की नौक पर रख लिया था। जवान की नौक का अर्थ है, ये देखो एक और मुहावरा प्रयोग हुआ है। जवान की नौक का मतलब एकदम ना उसी की तारीफें हो रही है, बड़ी मेहनत करता है बच्चा। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था। गाउदी का मतलब वो भोंदू नहीं था, बेवकूफ नहीं था, वह काफी तेज था, परंतु उसे पढ़ने को नहीं देता था।
परंतु उसे कोई पढ़ने नहीं देता था, समय उसको पढ़ने का प्रॉपर नहीं मिल पाता था। वह जब पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता, या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले। ये जो बीच वाला जो बच्चा है, मतलब एक तो बड़ा है, फिर बीच में टोपी और नीचे भैरव है, तो ये बीच वाले बच्चे की जो स्थिति है वो ऐसी ही है। छोटे वालों को लाड़ प्यार मिलता है, बड़े वालों को और भी ज्यादा लाड़ प्यार जो भी है, तो बड़े वाले बीच वाले को दबा रहा है, छोटा वाला प्यार की वजह से उसको वो कर रहा है। मतलब इस कहानी के अनुसार मैं कह रहा हूं, मैं कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया टोपी को। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। आप समझते हैं ना, मैं अक्सर क्लास में इस बात को कहता हूं कि फेल हो जाना ज्यादा बेटर है अगर आप बहुत कम मार्क्स से पास हो रहे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंतु हमें उसकी मुश्किलों का भी ध्यान रखना चाहिए। हम टोपी को ब्लेम नहीं कर सकते, पर टोपी की मानसिकता, टोपी के वातावरण, टोपी का एजुकेशनल एटमॉस्फेयर, इस चीज पर भी हमें डिस्कशन करना चाहिए। वो क्या है? सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह पीछे रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। स्वाभाविक सी बात है, वही फेल हो गया। अब अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि एक बच्चा, मतलब जो पिछले साल उन बच्चों से सीनियर था, आज वो उन्हीं के साथ बैठा हुआ है। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है, ये स्वाभाविक सी बात है। आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप इस बात को रियलाइज कर सकते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे भी ये बात रियलाइज होती है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अब देखिए, दोस्त जो थे वो 10वें पहुंच गए थे। ये क्या करता था, वो उनसे मिलने उनकी क्लासेस में जाता था। उनके जैसे होता है ना स्कूल्स में क्लासेस जो हैं, तो उनकी क्लासेस में जाता था, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ही नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वो खेलना इत्यादि वगैरह सब अपने दोस्तों के साथ करता था, जो कि वो 10वें में पहुंच चुके थे। वह जब भी क्लास में बैठता, उसे अपना बैठना अजीब लगता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैं छोटे बच्चों के साथ बैठ रहा हूं। उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। सितम माने होता है कहर, मतलब उसके ऊपर सितम माने एक उसके ऊपर क्या, मुझे एकदम जुर्म मतलब उसके ऊपर जुर्म ऐसा हुआ, यहां शायद लिखा भी होगा अत्याचार। सितम का अर्थ है अत्याचार। यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी जब समझाते थे ना, तो उसकी मिसाल देते। क्या कहते? क्या टोपी बनना है क्या भैया तुमको? खैर, आगे देखें क्या मतलब है। साम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो? ये नाम बत दिया उन्होंने कि साम अवतार या मोहम्मद अली। मतलब आप जैसे किसी बच्चे को बोला कि क्या मतलब साम अवतार, इसी दर्जे में, इस दर्जा मतलब है क्लास, इसी क्लास में रहना चाहते हो टोपी की तरह? ठीक, आगे बढ़ते हैं। बलभद्र की तरह, यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते थे जो पिछले साल 8वें में थे। अब देखिए, छोटे बच्चे उस पर हंस रहे हैं। वह किसी ना किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में अभी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा, तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। गीली मिट्टी का लौंदा हो गया अर्थात माने बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम गीली मिट्टी का एक पिंड, माने जिस मिट्टी में कोई ना जान है, ना सोच है, ना समझ है, कुछ भी नहीं है, निर्जीव। और ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब तो 10वें में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था, क्योंकि 10वें वाले चले गए 11th में, 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ, अब 2 साल पीछे वाले बच्चे उसके साथ। उनके बीच में अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता। बूढ़ा का अर्थ समझ रहे हैं आप, बड़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। एक तरफ घर में अकेला था, दूसरी तरफ स्कूल में भी अकेला हो गया। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल छोड़ दिया, फॉलो अप बिल्कुल नहीं लेते थे। कहा ये पास होना है, नहीं कहा देना, दिमाग मारना, ये लोगों के दिमाग में रहता है ना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अध्यापक वही है जो एकदम, जो कम से कम जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी भी नैया पार लगा दे। खैर, आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता, तो कोई मास्टर उसे जवाब ही नहीं पूछता था। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहता, तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कह दिया कि 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे, तुम्हें तो याद हो ही गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तो तुमसे पार साल पूछ लूंगा। पार साल का मतलब नेक्स्ट ईयर।
क्योंकि उसको टीचर ने इनडायरेक्टली डिमोरलाइज कर दिया। यहाँ पे आप शिक्षकों की भी मानसिकता को देख सकते हैं। इस पाठ में शिक्षकों की भी मानसिकता को भी बताया गया है कि उनकी मानसिकता कितनी छोटी रहती है। उन्होंने इस पाठ में अभिभावकों की भी मानसिकता को बताया गया है। इस चैप्टर में, इस पूरे पाठ में एक बच्चे की बाल मनोविज्ञान को कितने लोगों ने कुठाराघात किया, कितने लोगों ने चोट मारी है, इस पाठ से समझा जा सकता है। और हमें ऐसे समाज का निर्माण नहीं करना है। खैर, टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ पड़ी। इतना मतलब शर्म आ गई उसको। और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो वह इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। बच्चे होते हैं ना, नई क्लास में आते हैं, लेकिन अब वो ठस बुद्धि होता जा रहा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा। रिसेस समझते ही हैं आप, ठीक है, लंच में वह तीर मारा। मीन्स देखिए यहां पे एक और फिर से मुहावरा आ गया। तीर मारा मीन्स एक अपनी बातों का बाण मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। क्या कहा उसने कि वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। ये कोई प्रसिद्ध डॉक्टर रहे हैं, उनका बेटा था। उसने कहा कि भलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है बे, अपनी भाषा में, कि अबे तू हम लोगन में का घुसता है, माने हम लोगों में क्यों आता है। एठत नहीं है ये, एट्थ वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो इन्हीं समन के साथ रही के होए, तुम्हें तो इन्हीं के साथ रहना है, इसलिए तुम 8वीं क्लास वाले बच्चों से दोस्ती करो। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई। टूट गया दिल टोपी का। उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो गया या टाइफाइड का बाप उसे पास होना है। बच्चों, जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता है कि जब हमें अपने प्रति बहुत ज्यादा जागने की जरूरत हो जाती है। बस फिर तो दिल तोड़ करके, जी तोड़ करके बिल्कुल मेहनत करनी ही पड़ती है, और करनी ही चाहिए। मैं कहता हूं कि ऐसी किसी बातों से बुरा लगेगा तब मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं, पहले ही कर लेना चाहिए। खैर, यहाँ टोपी की मानसिकता से मेहनती बात, टोपी कोई निठल्ला बच्चा नहीं है, लेकिन आप देखें फिर टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए, डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए चुनाव में। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो, उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है, ये तो आपको पता ही है। घर में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, उसमें कितना उस घर में चहल पहल शुरू हो जाएगी। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब जाके घर में जरा सन्नाटा हुआ। मतलब डॉक्टर साहब बिल्कुल हार गए, और हारने मतलब इतनी बुरी तरह से हारे कि जो पैसे, जमानत का अर्थ होता है जो पैसे सबमिट किए जाते हैं प्रत्याशी बनने के लिए, वह भी खत्म, मतलब जब्त हो जाते हैं। और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है, वह पढ़ाई में जुट गया। परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, और वो इस बार पास भी हो गया। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद, माने भगवान नजर से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस में तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। ये भी दादी का कमेंट ही है। इस प्रकार की व्यंग्यात्मक शैली से बोलने का क्या मतलब है? क्या बच्चा ढंग से हमें ऐसे वातावरण को नहीं बनाना चाहिए कि बच्चा पहले ही ढंग से अच्छे से पढ़ाई करके पास हो जाए, और ऐसे ही वातावरण हमारे माता पिता हमें बना करके देने का प्रयास करते हैं। और अगर वो नहीं बना पाते हैं तो आप बनाइए अपने लिए ऐसा वातावरण। निर्णय लीजिए कठिनता से कि अपने लिए पढ़ाई करना है, किसी शादी विवाह में नहीं जाना है, किसी भी फैमिली फंक्शंस में होना ठीक है, जहां पे नहीं आपको जाने की आवश्यकता है वहां मत जाइए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। पढ़ाई सिर्फ 10th में पास होने के लिए नहीं करनी है, 11th 12th पास करने के लिए नहीं करनी है, पढ़ाई जीवन को सफल बनाने के लिए करनी है। इस पाठ में बहुत सारे एंगल छिपे हुए हैं। प्रश्न अक्सर इसमें संवेदनाओं से पूछा जाता है। हिंदू मुस्लिम से प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न ये पूछा जाता है। मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि मैं प्रश्न को डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। यहां पे आप प्रश्नों को इस प्रकार से देखेंगे कि जैसे दादी की मानसिकता, इरफान की दादी की मानसिकता टोपी से क्यों मैच खाती थी, क्यों मेल खाते थे। मैंने बताया इसमें बीच में भाषा का संबंध था उनमें, दोनों अकेले थे, तन्हा थे, ठीक है।
तो मेन जो और इस पूरी पार्ट में मतलब किस पर सबसे ज्यादा आप देखेंगे अत्याचार हुआ है, तो देखा जाए तो टोपी पे, और दूसरा नाम फिर दादी पे। हालांकि अत्याचार एकदम सटीक शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक है कि टोपी के साथ इसमें बहुत गलत हुआ। खैर, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ ज्यादा लगा हो, मेरे शब्द ज्यादा लगे हों, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद।